गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज SRM चैनल पे दोबारा से फिर हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है हिस्ट्री का ये डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 जो है आपका बेसिकली जो है इसमें एक पिक्चर्स बना हुआ है और उस पिक्चर्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस, पहले तो हम लोग उसका डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं क्या है क्या। तो ये जो पिक्चर्स बनाया गया है ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया है। और ये जो फ्रेडरिक सोरियो हैं ये अपना जो पिक्चर्स बनाए हैं उसमें जो है ये कल्पना कर रहे हैं एक नेशन स्टेट्स का। हम लोग को सबको पता है कि पहले जो है हर एक जगह पे मोनार्की हुआ करता था, राजतंत्र शासन था। और धीरे धीरे जो है फिर नेशन स्टेट का डिमांड स्टार्ट हुआ। तो फ्रेडरिक सोरियो का जो पिक्चर्स है, डायग्राम है क्लास 10th NCERT का बुक में, उसके बारे में थोड़ा हम लोग आज डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि मान लीजिए कि ये जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में दो चीज़ है। एक तो है टॉर्च जिससे वो एनलाइटमेंट दिखा रहा है, जो प्रकाश दिखा रहा है, और दूसरे हाथ में इसके है एक चार्टर, ऐसा चार्टर। तो टॉर्च है जिसके द्वारा वो प्रकाश दिखा रहा है और दूसरे हाथ में है चार्टर। अब आइए इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं पहले कि आखिर होता क्या है। तो टॉर्च जो कि पूरे विश्व को प्रकाश दिखाएगा, एनलाइटमेंट दिखाएगा, उनमें जागरूकता क्रिएट करेगा कि किस तरीके से मोनार्की को जो है हम लोगों को छोड़ करके एक नेशन स्टेट्स का कल्पना करना है। दूसरा जो चार्टर है वो चार्टर जो है वो सिटीजन्स का अधिकार के बारे में बात कर रहा है, बट यहाँ पे जो मैन है उनके राइट्स के बारे में बात कर रहा है वो चार्टर। और इसमें जो है मोनार्की का एंड दिखाया गया है। मोनार्की का एंड मतलब जो मोनार्की सिस्टम्स था उसमें जो क्राउन है, क्राउन जो है शासन किया करता था, उस क्राउन को जो है कचरा बताया गया है कि वो जो कचरा है वो सारा जो है क्राउन खत्म हो गया और एक नेशन स्टेट का कल्पना कर रहा है। ये फ्रेडरिक सोरियो का कल्पना है, इमेजिन कर रहा है कैसे नेशन स्टेट्स के वर्ल्ड का, कि पूरे विश्व में जो है नेशन स्टेट क्रिएट हो। अब ये नेशन स्टेट्स बार बार जिक्र आ रहा है तो हम लोग समझते हैं क्या कि नेशन स्टेट्स होता क्या है। नेशन स्टेट जो फ्रेडरिक सोरियो का कल्पना था उसमें क्या होगा, एक भाषा होगा, एक सभी लोगों को, जो भी लोग एक स्टेट से बिलोंग करेंगे, मान लीजिए कि ये एक स्टेट है, इस स्टेट में जितने लोग भी रह रहे हैं इन लोगों का एक भाषा होगा, एक जो है तिरंगा होगा, अपना एक फ्लैग होगा, नेशनल एंथम होगा, राष्ट्रीय गान होगा अपना, जो कि इन सभी को जोड़ करके रखेगा। इस राष्ट्र के प्रति जो है सब जो है जुड़े हुए रहेंगे इस राष्ट्र, और एक साझा इनका इतिहास होगा, शेयर्ड हिस्ट्री होगा अपना। यह है नेशन स्टेट का कल्पना जो कि फ्रेडरिक सोरियो कर रहे हैं। द एंड ऑफ द मोनार्कियल सिस्टम्स, मतलब मोनार्की सिस्टम्स को एक एंड चाह रहे हैं। तो इसमें हम लोग चलिए आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्या है, पहला था कि पैक्ट बिटवीन नेशन। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, जैसा हम अभी बता चुके हैं वीडियो में, कि एक टॉर्च है, एक मैन राइट्स का चार्टर है, और ब्रोकन वेस्ट ऑफ मोनार्की। अब मोनार्की को क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो मोनार्की सिस्टम्स है उसको खत्म। अब ये जो है, और इसके आगे आगे कुछ जो है स्टेट्स हैं, मतलब अभी तो स्टेट्स कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी वो एक रीजन है। तो वो रीजन जो है अभी स्टेट्स बनने के कगार पे हैं, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पहले का स्ट्रक्चर्स क्या था। पहले क्या होता था, राजा जो है शासन क्या करता था, और अधिकतर जो यूरोपियंस, आज जो है यूरोपियंस कंट्रीज देख रहे हैं, एशियन कंट्रीज देख रहे हैं, ये सब कंट्रीज नहीं हुआ करता था। कोई भी राजा जो है किसी भी स्टेट्स पे अपना कब्जा कर लेता था और वहाँ का जो है भाषा चाहे जो भी हो, और अपना बाउंड्री को वो एक्सटेंशंस करते रहता था। चाहे कहीं पे आप फ्रेंच बोल रहे हैं, कहीं पे रशियन बोल रहे हैं, तो ये मतलब उसका नहीं रखता था, वो अपने बाउंड्री को एक्सटेंशंस करता था। मतलब एक राष्ट्र नहीं था। इसी राष्ट्र का निर्माण के लिए जो है फ्रेडरिक सोरियो जो है बात कर रहा है। तो देखिए ये जो है, तो ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, मान लीजिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके जस्ट पास पहुंचा हुआ था फ्रांस।
जर्मनी जो है अभी पीछे था। तो फ्रांस जो है, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और वहीं से जो है ये जो रेवोल्यूशन हुआ नेशनलिज्म के लिए सबके में एक जो आग जला फ्रांस से ही स्टार्ट हुआ। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। तो पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन और द आइडिया ऑफ नेशन कैसे आया, 1789 का बात है, 1789। अब यह चेंज अकर्स ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशंस, फ्रेंच रेवोल्यूशंस के दरमियान जो है बहुत सारा बदलाव आया। अब क्या क्या आया, अब देखिए पहला बदलाव क्या आता है कि जो पावर होता है वो पावर ट्रांसफर होता है। पावर ट्रांसफर क्या होगा, मोनार्की से कॉमन सिटीजन्स के बीच में। तो क्लास 9th में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशंस। अब फ्रेंच रेवोल्यूशंस में ये देखे थे कि कैसे वहाँ का जो जनता है वो अपने अधिकारों के मांग के लिए वो सारे जो है एक क्लब में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे एक शपथ लेते हैं कि अब से हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और फाइनली वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। तो ये पावर का हस्तांतरण होता है मोनार्की से कॉमन सिटीजन्स के पास में आ जाता है। पावर जो है मोनार्की से कॉमन सिटीजन्स के पास आएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, ये सारा फ्रेंच रेवोल्यूशंस में हो रहा है। द 3 कलर फ्लैग, फ्रेडरिक सोरियो का भी कल्पना था कि अपना फ्लैग हो, तो 3 कलर फ्लैग वॉज चूजन फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस ने अपना 3 कलर का फ्लैग को चुना। फ्रेंच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज, और जो फ्रेंच भाषा था उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड, एक नया नेशनल एंथम जो है कंपोज किया गया, ओथ लिया गया। और नेशनल एंथम्स क्या था फ्रेंच में, मर्साइल, हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। ओथ लिया गया। ई स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम नेशनल असेंबली, ई स्टेट जनरल जो था उसका जो है नाम रखा गया नेशनल असेंबली, उसका नाम जो है रखा गया था नेशनल असेंबली। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबॉलिस्ड, जो इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज था या फिर जो है ड्यूज वगैरह था वो सारे को ख़त्म कर दिया गया। फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, अब फ्रेंच का जो आर्मी है वो जो है नेशनलिज्म का जो भावना था उसको अब अब्रॉड तक लेके जा रहा है। अब्रॉड में भी जा रहा है तो लोगों को बता रहा है कि देखिए मेरे यहाँ कैसे जो है नेशन स्टेट्स का, हम लोग जो है नेशन स्टेट्स की तरफ भागे और पावर जो है वो राजा से हस्तांतरण हुआ आम नागरिकों में। ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशंस में हो रहा था। अब वे फ्रेंच में ही देखे थे हम लोग। फिर उसके बाद जब वहाँ पे शासन जो है रॉबेस्पियरे के बाद जो है लास्ट हुआ रॉबेस्पियरे, और उसके बाद वहाँ पे जो है नेपोलियन आता है। और जब नेपोलियन जो है एंट्री मारता है तो वहाँ के लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छा काम करता है। अच्छा काम इसलिए भी करता है क्योंकि उसको जो है वहाँ पे अभी लोगों का दिल जीतना था। तो अब नेपोलियन ने आते के साथ वहाँ पे क्या किया, तो सिविल कोड ऑफ 1804, सिविल कोड जो था 1804 का नेपोलियन जो है उसको लागू करता है। अब ये सिविल कोड था क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें था, तो सिविल कोड में देखिए, सिविल कोड में पहला क्या था, इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। सिविल कोड में इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के समक्ष सभी एक समान, कानून के समक्ष सभी लोग एक बराबर होंगे, चाहे राजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, एवरीवन इक्वल। ये नेपोलियनिक कोड में था, बहुत सुंदर था इसमें। यह सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, सारे लोगों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दिया। अबॉलिश फेडरल सिस्टम, ये जो फेडरल सिस्टम था उसको खत्म किया। फेडरल सिस्टम्स क्या था कि जो बड़े बड़े किसान होते थे, जमींदार होते थे, वो लैंडलेस फार्मर को, वो लैंडलेस जो फार्मर होते थे उनको जो है अपने यहाँ काम करवाते थे और उनको एक मिनिमम वेजेस देते थे। तो ये फेडरल सिस्टम्स को नेपोलियन ने ख़त्म किया, नेपोलियनिक कोड में आया 1804 में जो लाया। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर इम्प्रूव्ड, जो ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन सिस्टम्स है इसको इम्प्रूव्ड किया। स्टैंडर्डाइज वेट को जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया कि हर जगह जो है अब केजी में है या ग्राम में है, इसी में जो है मापा जाएगा। मेजर्स एंड द कॉमन करेंसी, और एक जो है कॉमन करेंसी जो है चलाया साझा। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या होता था कि एक जो खास तबके के लोग थे वो क्या करते थे कि वो एक चीज़, जैसे किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस पर मोनोपोली क्रिएट कर लेते थे कि वही जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वही इसको मार्केट में बेचेंगे, वही इसको ट्रेंड करेंगे। एक गिल्ड है,
एक एसोसिएशन बना लेते थे। सिंपल सा बात है कि एक एसोसिएशंस का निर्माण कर लेते थे। उस चीज़ को भी नेपोलियनिक कोड में ख़त्म कर दिया गया। तो देखिए नेपोलियनिक कोड में क्या क्या था। 1804 का जो नेपोलियनिक कोड था उसमें था क्या क्या, तो इसको थोड़ा बढ़िया से हम लोग समझ लेंगे कि बहुत ही अच्छा बात अगर लिखने को आएगा कि बेनिफिट्स क्या था नेपोलियनिक कोड्स का, तो हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि बहुत ही बढ़िया काम किया इस इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सब एक समान, सिक्योर करवाया राइट ऑफ प्रॉपर्टी, फेडरल सिस्टम्स को अबॉलिश किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जो है इम्प्रूव्ड किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया वेट को, मेजर्स एंड द कॉमन करेंसीज जो है लाया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वे आर रिमूव्ड, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया। ये सब नेपोलियनिक कोड जो था 1804 उसमें ये सब काम किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन साहब जो है वो अब तो जब अपना पूरा तरीके से पैठ जमा लिए थे, तो अब नेपोलियन साहब क्या करते हैं कि कुछ जो है उनका ड्रॉबैक भी था। अब वो ड्रॉबैक क्या था जिस कारण से जो है नेपोलियन को बाद में हटना पड़ा। तो देखिए लैक ऑफ ए पॉलिटिकल फ्रीडम, इन सब चीज़ के बीच में कि इक्वालिटी होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को बढ़िया किया गया, फेडरल सिस्टम्स को ख़त्म किया गया, कॉमन करेंसीज लाया गया, स्टैंडर्डाइज मास और वेट लाया गया, सारा अच्छा काम हो रहा था इसमें। लेकिन अब जो है नेपोलियंस का मनसा जो है धीरे धीरे सामने आने लगा कि इन सब बातों में नेपोलियन ने एक चीज नहीं दिया, वो था पॉलिटिकल राइट्स, मतलब पावर का वो पावर नहीं दिया। पावर जो है वो अपने पास रखा, स्टैंडर्डाइज पावर। तो नेपोलियन जो पावर था इसको क्या कह सकते हैं, नेपोलियन का तो अच्छा काम था, बट पावर जो है वो अपने पास रखा था। तो मॉडर्न स्टेट्स में हम लोग इसको रख सकते हैं, क्योंकि पावर जो है वो अपने पास रखता है, सेंट्रलाइज पावर होता है मॉडर्न स्टेट में। चलिए अब ड्रॉबैक देख लेते हैं क्या क्या था नेपोलियनिक कोड का। लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, पहला तो यही है कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था लोगों में। इंक्रीज टैक्सेशंस को बढ़ा दिया, टैक्स को बढ़ा दिया, सेंसरशिप्स को बढ़ा दिया, सब चीज़ पे जो है सेंसरशिप, मीडिया पे सेंसरशिप, क्या छापेगा क्या लिखेगा सब हमसे पूछिए, सब जो है साहब से पूछ के काम होगा। नेपोलियनिक सेंसरशिप, फोर्स कॉन्स्पिरेशंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज, क्या करता था फ्रेंच आर्मी, जबरदस्ती पकड़ के फ्रेंच आर्मीज में उसको भर्ती करना शुरू कर दिया, लोगों को कॉन्स्पिरेसी करने लगा। अब देखिए अब क्या आ जाता है, इन सब चीज़ों के बीच में ये जो नेशन स्टेट्स हम लोग बोल रहे हैं किस तरीके से बना यूरोप में, मेकिंग ऑफ ए नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म जो है किस तरीके से यूरोप में आया। तो इन द मिड 18th सेंचुरी देयर वाज ए नो नेशन स्टेट इनसाइड यूरोप, यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं था 18th सेंचुरी में। नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझ गए कि ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ पे जो भी लोग बाग रह रहे हैं वो जो है उनका एक कॉमन भाषा होगा, सिमिलर लैंग्वेजेज होगा जो कि उनको जोड़ करके रखेगा। साथ ही साथ एक अपना फ्लैग होगा, झंडा होगा, नेशनल एंथम होगा, ये सारा चीज़ जो है उन लोगों को जोड़कर रखेगा। एक कॉमन कल्चर होगा, उनका अपना साझा कल्चर होगा, एक साझा पहचान होगा, कॉमन आइडेंटिटी होगा। ये जो है एक नेशन स्टेट्स बना था। जैसे भारत, इन द मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इनसाइड यूरोप, यूरोप के इनसाइड में कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं था। देखिए हैब्सबर्ग जो एम्पायर था वहाँ पे आइडिया, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सारा का सारा डिफरेंट था। एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास, अब जो है हम लोग बात करेंगे एरिस्टोक्रेसी के बारे में और मिडिल क्लास के बारे में। तो एरिस्टोक्रेट्स होता क्या है, देखो एरिस्टोक्रेट्स का मतलब पता है बाबू, एरिस्टोक्रेट्स का मतलब क्या है, ये मेरे हाथ में एक मोटा सा आदमी समझिए, वेल्दी पीपल ऑफ सोसाइटी, मतलब एरिस्टोक्रेट का मतलब है ये साहब एरिस्टोक्रेट हैं, मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, भर भर के पैसा है, ठीक है। ऑन ई स्टेट्स एंड द टाउन हाउस इन कंट्री साइड, टाउन में भी इनका घर होगा, मकान होगा, और इनका कंट्री साइड में भी घर होगा, सब देख लीजिए इनको। और दूसरा क्या, सोशली और पॉलिटिकली पावरफुल होंगे, या समाज में भी जो है बड़ा ही अच्छा एक ओहदा रखते होंगे, साथ ही साथ
पॉलिटिकली भी ये पावरफुल होंगे। फैमिलीज कनेक्शंस बाय मैरिज, मतलब ये अगर शादी विवाह भी करेंगे तो अपने ही जो लोग होंगे, जो एक कैटेगरीज के लोग होंगे, उन्हीं लोगों में करेंगे, मतलब अमीर लोगों में ही करेंगे ये। दे स्पोक फ्रेंच, और ये लोग जो है उस समय फ्रेंच बोलते थे, क्योंकि फ्रेंच बोलना ये लोग सोचते थे बड़ा गर्व का बात समझते थे। यूनाइटेड बाय ए कॉमन वे ऑफ लाइफ, एक इन लोगों का ये हो गए, इन्हीं के जैसे भाई साहब और भी लोग होंगे, ये सब जो है एक जैसा लाइफ जीते होंगे, जिएंगे। कॉमन लाइफ होगा इनका, मतलब पैसा भी होगा, इनका जो स्टेट्स होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो गांव में भी होगा, शहर में भी होगा, फ्रेंच भाषा बोलेंगे, साथ ही साथ आपस में ही शादी विवाह करेंगे। ये सब था इनका। अब देखिए पीजेंट्स का स्टोरी, एरिस्टोक्रेट्स का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं पीजेंट्स। तो पीजेंट्स बेचारा क्या था? पीजेंट्स पुअर पीपुल ऑफ सोसाइटी, ये बेचारा गरीब सोसाइटी था, एक सोसाइटी का। डिडेंट हैव ए मच लैंड, इसके पास ज़मीन भी ज़्यादा नहीं था। एंड द सेम बेयर एवन लैंड्स, इनके पास ना तो ज़मीन था, ये दूसरे के ज़मीन में काम करते थे, अगर ज़मीन होता भी था तो इनके पास बहुत ही कम ज़मीन होता था। ये था पीजेंट्स का स्टोरी कि पीजेंट्स का क्या था। तो पीजेंट्स का हम लोग बात कर लिए कि पीजेंट्स का क्या था। और अच्छा, अगर एक सवाल उठता है कि मेजोरिटी में कौन था वहाँ पे? मेजोरिटी का मतलब संख्या किनका, संख्या बल में किन कौन भारी थे। तो जब संख्या बल का बात करेंगे ना, तो पीजेंट्स लोग जो थे ना वो ज़्यादा थे, क्योंकि हमको ये पता है कि एरिस्टोक्रेट मतलब पैसे वाले लोग जो हैं कुछ कम होंगे, ज़्यादा तो होंगे ही नहीं। तो दे वर नॉट ए पावरफुल, लेकिन वो मेजोरिटी में होते हुए भी पावरफुल नहीं थे। मेजोरिटी में थे पीजेंट्स लोग, लेकिन मेजोरिटी में होते हुए भी पावरफुल नहीं थे। एक नया क्लास जो है, अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय एक नया क्लास जो है जनरेट होता है, और उस नया क्लास को बोलते हैं हम लोग मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास होता क्या है कि दे वर नीदर वेरी पुअर नॉर वेरी रिच, ना तो बहुत ही गरीब होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा अमीर होते हैं, मतलब बीच में ठीक ठाक होते हैं। और आज का मिडिल क्लास जो है वो उस समय जो मिडिल क्लास था ना, मिडिल क्लास उसका एक्सप्लेनेशन अलग है। उस समय का जो मिडिल क्लास था, जो बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल्स हैं, इन लोगों को माना जाता था। आज जो है जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को भी मिडिल क्लास में रखते हैं, बट उस समय जो है वो एडुकेटेड माने जाते थे, बिजनेसमैन होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, अदर प्रोफेशनल्स होते थे, ये सब मिडिल क्लास थे। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, अब जो है ये दो आ गया था, एक एरिस्टोक्रेसी और एक न्यू मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास का क्या होता था, ये सब देखिए, ये सारा का सारा एक कड़ी जो है हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक नेशन स्टेट का निर्माण जो है किस तरीके से होगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग इस पूरे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एरिस्टोक्रेट्स, पीजेंट्स एंड आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन मिडिल क्लास। तो हम लोग आई होप कि ये तीनों वर्ड समझ चुके होंगे, ये जो तीनों जो था ये आप समझ चुके होंगे कि क्या इस चीज़ के बारे में। एरिस्टोक्रेट देखिए, मिडिल क्लास में क्या था ना, वो नेशन यूनिटी चाहता था, नेशन स्टेट्स का चाहता था। वो चाहता था कि नेशन स्टेट बने, कि हमारा एक सेम कल्चर हो, सेम ट्रेडिशन हो, सेम भाषा हो। लिबरल नेशनलिज्म क्या था? तो लिबरल, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। मतलब लिबरल नेशनलिज्म जो था, लिबरल नेशनलिज्म था कि वो लोग जो है अंत चाह रहे थे एरिस्टोक्रेसी का, एरिस्टोक्रेसी रूल का अंत चाह रहे थे। गवर्नमेंट्स का जो है विद द पीपुल्स एग्रीमेंट, गवर्नमेंट के साथ लोगों जो है एक एग्रीमेंट चाह रहे थे, मतलब अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल है उनका स्वतंत्रता हो, उनको स्वतंत्रता मिले। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के समक्ष जो है समानता मिले। एंड ऑफ क्लर्जियल प्रिविलेजेज, जो क्लर्जी लोग थे जिनको प्रिविलेजेस था सोसाइटी में, फ्रेंच में हम लोग देखे थे, वो जो है खत्म हो। मतलब क्लास 9 में हम लोग देखे थे कि क्लर्जी को किस तरीके से बहुत सारा प्रिविलेजेस था, वो प्रिविलेजेस खत्म ये चाह रहे थे कि हो। कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जो सारे लोगों को रिप्रेजेंट करे। ये जो थे लिबरल नेशनलिज्म जो चाह रहे थे, मतलब मिडिल क्लास का भी यही मानना था कि ऐसा हो। ट्रेडर जब ट्रेड करते थे तो उन्हें वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। तो एक चीज़, एक पॉइंट जो कि हम लोग छोड़ रहे थे, इसमें स्कैप कर रहे थे,
जो कि प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, दे डू नॉट सपोर्ट वुमेन। इस सारा चीज़ अच्छा है, इसमें हम लोग सबको इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं देखा गया कि वो वुमेन्स को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैन को प्रॉपर्टी रखने का, और उसमें भी वुमेन्स को तो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ वैसे में इनको सपोर्ट कर रहे थे जिनके पास प्रॉपर्टी हो। ये प्रॉब्लम्स था इसमें। दूसरा प्रॉब्लम्स क्या था कि ट्रेडर्स जब व्यापार करते थे तो उन्हें 11 तरह का अलग अलग टैक्स देना पड़ता था। मतलब टोटल अगर टैक्स हर जगह 5-5% का टैक्स भरना पड़ता था, और हर एक स्टेट का करेंसी भी जो था वो सेम नहीं था, करेंसी उसको एक्सचेंज करना पड़ता था। ये सब जो है दो प्रॉब्लम जो था, मेन प्रॉब्लम जो था आ रहा था। चलिए आज हम लोग इतना पे इस चैप्टर को अभी के लिए फ़िलहाल समाप्त करते हैं, और इसके आने वाले वीडियो में फिर से दोबारा एक बार हम लोग मिलेंगे और इसी चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, क्लास 10th का हिस्ट्री का। चलिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो जो है पसंद पड़ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम और भी कोशिश करेंगे कि अच्छा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाएं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो। चलिए धन्यवाद।